तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से आपको यूनिफॉर्म प्लेट दिया हुआ है, यूनिफॉर्म एल सेट लेमना। तो इसको क्या करेंगे ना, इसके इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। पहले इसको इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे होगा, इसको हम इक्वल 3 स्क्वायर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट स्क्वायर ऐसे बन जाएगा और सेकंड स्क्वायर ऐसे बन जाएगा और ये थर्ड स्क्वायर बन जाएगा। तो देखो ये तीनों का एरिया इक्वल है, तीनों का एरिया इक्वल है, तो इसका मास लेट्स से m1, इसका मास m2, इसका मास m3। तो तीनों का मास क्या होगा, सेम, m1 = m2 = m3 = m। लेट्स से हम एज्यूम उसको कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिया हुआ है, यहाँ तक यहाँ पे 0 है, ठीक है। लेट्स से ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे ओरिजिन है, ये वाला हो जाएगा 1, यहाँ पे है 2 और ये y = 1 और ये y = 2, ये है y = 2। तो देखो m1 का जो सेंटर है, m1 के मास को हम m1 के सेंटर मास पे कंसीडर कर सकते हैं, m2 के मास को m2 के सेंटर मास पे कंसीडर कर सकते हैं, m3 मास को m3 मास के सेंटर मास पे कंसीडर कर सकते हैं। तो m1 का जो हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 और y कोऑर्डिनेट है इसका 3/2। देखो इसका x कोऑर्डिनेट 1/2 और y कोऑर्डिनेट भी 1/2। m3 के सेंटर का देखो x कोऑर्डिनेट है 3/2, यहाँ पे 3/2 और y कोऑर्डिनेट है 1/2। तो देखो अब सिंपल इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेंटर मास x कोऑर्डिनेट चाहिए तो m1 x1। तो देखो m1 कितना है m और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है 1/2 प्लस m2 * x2। m2 कितना है सेम m, m2 की सेम मास है m2 x2 है 1/2 प्लस m3 भी है m इनटू उसका x कोऑर्डिनेट है 3/2 अपॉन टोटल मास आ जाएगा इसका 3m। तो देखो ये 5/2 m अपॉन 3m, ये आ जाएगा 5/6। और ऐसे ही हम y कोऑर्डिनेट में निकाल सकते हैं सेंटर मास का m1, तो m1 m into y, m1 y1। तो देखो m1 का y कोऑर्डिनेट कितना है 3/2 प्लस m2 भी m है और उसका y कोऑर्डिनेट देखो 1/2 प्लस m3। तो m3 मास कितना है, m3 मास इज m और उसका कोऑर्डिनेट है 1/2 अपॉन 3m। तो ये भी कितना आ जाएगा 5/6। तो सेंटर मास कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे 5/6, 5/6। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था m इज मास ऑफ द सिस्टम एंड ACM विद द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देन मार्क द इनकरेक्ट इक्वेशंस। तो देखो हम ACM को किस तरह से लिखते हैं, ACM क्या होगा देखो m1a1 प्लस m2a2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस टोटल मास। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1a1 क्या है, m1a1 क्या है नेट फोर्स ऑन बॉडी 1, m2a2 इज नेट फोर्स ऑन बॉडी 2, m3a3 नेट फोर्स ऑन बॉडी 3। ये सारे फोर्सेस को वेक्टर सम करने से अपने को यहाँ पे मिल जाएगा नेट फोर्स, ठीक है। इसमें आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन नीचे देखो टोटल मास को ऐड करने से टोटल m, सारे मासेस को ऐड करने से m। तो देखो यहाँ से क्या आ गया कैपिटल M into ACM, कैपिटल M into ACM और ये क्या होता है नेट फोर्स, ये क्या हो जाता है नेट फोर्स। अब देखो इस नेट फोर्स को यहाँ पे नेट फोर्स लिखा है आपको, और ये नेट फोर्स देखो कैसे आया था, इसके सारे फोर्सेस को सम करने पे, ये सारे फोर्सेस को सम करने पे आया था। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि ये जो नेट फोर्स है ना, इस नेट फोर्स में दो तरह के फोर्सेज होंगे, ठीक है। कुछ फोर्सेज यहाँ पे इंटरनल फोर्सेज होंगे और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज होंगे। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि सारे इंटरनल फोर्सेज का सम और प्लस सारे एक्सटर्नल फोर्सेज का सम। देखो नेट फोर्स क्या होता है, बहुत सारे हम फोर्स वेक्टर को सम करते हैं ना, नेट फोर्स में क्या होता था बहुत सारे फोर्स वेक्टर को सम करते थे। तो नेट फोर्स में कुछ फोर्स वहां पे इंटरनल फोर्सेज होंगे, कुछ एक्सटर्नल फोर्स होंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और देखो इसके बाद में एक चीज और है कि इसमें जो इंटरनल फोर्सेज का सम है, देखो कोई भी सिस्टम है तो उस पे इंटरनल फोर्सेज का जो सम है ना वो क्या होता है, जीरो। इंटरनल फोर्सेज का सम जीरो होता है, तो इसमें समेशन ऑफ एफ इंटरनल ये क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये क्या होता है, जीरो। तो इस सेम चीज को आप ऐसे लिखो, नहीं तो ओनली एक्सटर्नल फोर्स में लिख सकते हैं, ओनली एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज़ समेशन ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस क्या होता है, जीरो। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स, और इसमें से चाहे तो इंटरनल फोर्सेज को माइनस भी कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे इंटरनल फोर्स। अब देखो इंटरनल फोर्स को ये सब जीरो है ना, समेशन ऑफ एफ इंटरनल ये क्या है, जीरो। तो जीरो को आप एक्सटर्नल में ऐड करके लिखो या फिर सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया, इनकरेक्ट कौन सा हो गया, जिसमें आपको ओनली एफ इंटरनल दिया हुआ है, ओनली एफ जहाँ पे इंटरनल दिया हुआ है वो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि नेट नेट इंटरनल फोर्सेज का सम तो क्या होता है, जीरो। तो इसको हम m इंटू एसीएम नहीं लिख सकते, ये m इंटू एसीएम के इक्वल नहीं होगा। उसके बारे में दिया आपको सिलेंडर ऑफ मास ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी सेंटर ऑफ मास ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग शेप डज नॉट लाई एट इट्स सेंटर। तो देखो किसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जो बॉडी सिमेट्रिक होता है, तो सिलेंडर सिमेट्रिक है तो उसके सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होगा कौन। अब देखो इसमें थर्ड ऑप्शन देखो क्यूब, तो क्यूब भी सिमेट्रिक बॉडी होता है, स्फीयर भी सिमेट्रिक होता है, लेकिन जो कोन है वो सिमेट्रिक बॉडी नहीं है। तो सिमेट्रिक बॉडी नहीं है तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि कंपल्सरीली उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कोन। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन में दिया है HCl मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। देखो HCl में H होगा और Cl होगा, देखो ये H है और ये Cl है, ऐसे इसका HCl मॉलिक्यूल दिया हुआ है, और यहाँ भी बोला आपको मॉलिक्यूल given that chlorine atom is 30.5 times massive as hydrogen atom। तो देखो हाइड्रोजन एटम का मास है m है ना, तो इसका मास कितना होगा 35.5 है, क्लोरीन एटम का मास होगा 35.5 है। और देखो इनके बीच में डिस्टेंस आपको कुछ दिया है, इनके बीच में डिस्टेंस आपको दिया है 1.27 एंगस्ट्रॉम, और अभी पूछा है कि approximate location of center of mass of the molecule। हाँ देखो इसमें दो सारे ऑप्शंस में देखो तो H एंड से भी डिस्टेंस दिया है, सारे ऑप्शन में H एंड से ही डिस्टेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको x एक्सिस से जूम कर लो, और ये जो H वाला मॉलिक्यूल है ये x इक्वल टू 0 हो गया और ये x इक्वल टू 3 हो गया। तो देखो सेंटर मास निकालना है तो HCl क्या होता है m1x1 + m2x2 m1 + m2, तो m1 कितना है m into 0 प्लस m2 कितना है 35.5 m 35.5 m into उसका x क्या है d, इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा जितना डिस्टेंस दिया हुआ है अपॉन m प्लस 35.5 m। तो देखो ये क्या हो गया 35.5 into d into m अपॉन 36.5 m। तो देखो ये m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से डिस्टेंस आ गया 35.5 अपॉन 36.5 into d। अब d जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ वो लिख सकते हैं यहाँ पे 1.27 एंगस्ट्रॉम, तो सेंटर ऑफ मास लोकेशन। और इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एंड से जो डिस्टेंस आ गया यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सपोनेंट है और वो 1.24 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। उसके बाद में दिया है कि if center of mass of the system is chosen at the origin, r is the position vector, m is the mass of the system।
तो देखो सेंटर ऑफ मास पता ही है आपको, m1 r1 m2 r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो देखो इसको xcm इक्वल टू, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mi ri। समेशन का मीनिंग ही क्या होता है, कंटिन्यूअस एडिशन, कंटिन्यूअस, सॉरी यहाँ पे डिस्क्रीट एडिशन है। तो इस समेशन का मीनिंग होता है कि एक बार i को 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, तो ऐसे ऐड करना है। तो m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इस तरह से यहाँ पे लिखना है। और अपन नीचे क्या लिखा है देखो, टोटल मास, तो इसको हम कैपिटल एम टोटल मास लिख सकते हैं। अभी आपको ये बोला है इसमें इस सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे लिया है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे लिया है। तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन पे, तो एक्सीएम क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे 0 और इक्वल टू समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम। अब कैपिटल एम को भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया। तो समेशन स्मॉल एम आई आर आई क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे समेशन एम आई आर आई 0 हो जाएगा। उसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 6, चाइल्ड सिट स्टेशनरी एट द लेफ्ट हैंड ऑफ ए लॉन्ग ट्रॉली। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऐसे दिया कि ये एक ट्रॉली है, इसके व्हील्स होंगे, और लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी जब ये बॉय ट्रॉली के ऊपर स्टेशनरी है, सॉरी जब चाइल्ड ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, ये सिस्टम ऐसे है, और ये जो सिस्टम है वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ट्रॉली और चाइल्ड दोनों v स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास का स्पीड है वो कितना होगा, वो v हो जाएगा। देखो दोनों अगर v स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड क्या हो गया, v। अब उसके बाद में आपको बोला इसमें, if the child get up and run towards the right hand, then trolley the speed of center of mass of the system। अब देखो इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है ना, कोई ये वो यहाँ पे स्पीड से राइट हैंड की साइड में मूव करना शुरू करता है। अब राइट हैंड पे मूव करना शुरू करेगा, तो इससे क्या होगा कि इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन है ना, सब इंटरनल फोर्सेज लग रहे हैं। चाइल्ड प्लस ट्रॉली, चाइल्ड प्लस ट्रॉली के सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं लग रहा है, तो उसकी वजह से मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल एम इनटू वीसीएम। मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू सेंटर मास वेलोसिटी। तो देखो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और क्या बोल सकते हैं कि सेंटर मास वेलोसिटी क्या रहेगा, कंजर्व। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के हम सिस्टम का सेंटर मास वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते। तो सेंटर मास वेलोसिटी तो क्या रहेगा, रिमेन अनचेंज। देखो इससे क्या हो रहा है कि जैसे ही ये बॉय ये वाली साइड मूव करना शुरू करेगा ना, तो ट्रॉली का स्पीड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। बॉय फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर रनिंग कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये ट्रॉली को थोड़ा पीछे पुश कर रहा हुआ है। ट्रॉली को पीछे पुश कर रहा हुआ, इसलिए ट्रॉली का स्पीड थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो ट्रॉली का स्पीड डिक्रीज होगा, बॉय का स्पीड डिक्रीज होगा, और ये इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन होगा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है इसमें, 0। तो इनके ये वेलोसिटी इतना ही बढ़ेगा, ये वेलोसिटी इतना ही गिरेगा, जिसकी वजह से इनका रिजल्टेंट से क्या होगा, इनका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। देखो उसके बाद में मुझे फ्रॉम यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/2 इज कट आउट, ठीक है। तो आपको बचे हुए सिस्टम का सेंटर मास पूछा है। तो देखो ये जो कट वाला पार्ट होता है, तो इसको कैसे करते हैं हम, तो देखो ये जो जिस पार्ट से कट करके मास बाहर निकाल दिया, तो इस पार्ट में डेंसिटी कितना हो गया है, 0। और देखो बाकी जो पार्ट है वहां पे डेंसिटी है प्लस सिग्मा, यहाँ पे डेंसिटी है सिग्मा, और इस पार्ट में डेंसिटी है 0। तो इसको हम दो डिस्क की कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको दो डिस्क की कॉम्बिनेशन की तरह देख सकते हैं। एक तो फुल डिस्क है जिसका डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। एक तो फुल डिस्क है जिसका डेंसिटी है प्लस सिग्मा, और दूसरा एक r/2 रेडियस का अपने पास में माइनस सिग्मा डेंसिटी वाला डिस्क है, जो हम यहाँ पे रखेंगे। तो इस रीजन में जो ये वाला रीजन है, वहां पे नेट डेंसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है।
अब इसके बाद तो कुछ नहीं करना, इसका मास इसके सेंटर पे कंसीडर करो, इसका मास इसके सेंटर पे कंसीडर करो, और m1 x1 प्लस m2 x2 लगा दो। देखो CM क्या हो जाएगा m1 तो इसको हम m1 बोल रहे हैं, इसको m2। तो देखो m1 क्या है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, m1 है सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसका x कोऑर्डिनेट, तो देखो इसके सेंटर पे ओरिजिन लिया हमने, बड़े वाले डिस्क के सेंटर पे ओरिजिन लिया है, तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 प्लस m2। जो देखो m2 में क्या है, डेंसिटी इनटू एरिया, तो डेंसिटी क्या है यहाँ पे माइनस सिग्मा इनटू एरिया क्या हो जाएगा पाई, और उसका रेडियस और स्क्वायर, और इसका जो x कोऑर्डिनेट है m1 x1 प्लस m2 x2, तो नेगेटिव डेंसिटी वाले डिस्क का सेंटर ओरिजिन से कितना दूर है, देखो तो नेगेटिव डेंसिटी का डिस्क यहाँ पे है, तो ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है वो r/2 है, ये डिस्टेंस है r/2 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास में m1 तो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस m2, तो m2 कितना है माइनस सिग्मा, m2 है यहाँ पे माइनस सिग्मा इंटू पाई और r/2 स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो देखो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 8, देखो ये r/2 स्क्वायर है तो r स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/2 सॉरी इंटू 1/2 तो r स्क्वायर बाई 8, यहाँ पे सिग्मा पाई r स्क्वायर और माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर बाई 4, तो देखो सिग्मा पाई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस r स्क्वायर बाई 8 अपॉन r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, तो माइनस r स्क्वायर बाई 8 अपॉन देखो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 कितना 3/4 स्क्वायर, 3/4 r स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस r/6, माइनस r/6। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो सेंटर मास है, इसका सेंटर मास यहाँ हुआ, देखो यहाँ पे सेंटर है, इधर से हमने कट किया है, तो ये यहाँ से r/6 यहाँ पे सेंटर मास है, ये r/6 कट किए पोर्शन से अपोजिट साइड में है, दैट्स व्हाई वो माइनस r/6 आ रहा है। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन माइनस r स्क्वायर बाई 8 और नीचे r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4 था, वो 3/4 r स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस r/6 आ गया। उसके बाद में हाइकर स्टैंड ऑन द एज ऑफ क्लिफ फॉर 90 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 490 मीटर है, और यहाँ से उसने एक थ्रो द स्टोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड जो है उसने बोला कि स्पीड विथ व्हिच इट हिट द ग्राउंड, तो हिट जब हिट करना वाला होगा यहाँ पे उसका स्पीड पूछा है, तो देखो हिट करते टाइम उसके पास में दो वेलोसिटी होगी, हिट करते टाइम उसके पास में दो वेलोसिटी होगी, तो एक वेलोसिटी होगी यहाँ पे x डायरेक्शन का वो u इक्वल टू 15 में रहते हैं, और एक डायरेक्शन में y डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा u, तो vy, इस vy को हम लिख सकते हैं g into t। यहाँ पे देखो y डायरेक्शन में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा सकते हैं, तो y डायरेक्शन में vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 प्लस 2a into s, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये जो h है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट h है, यहाँ से vy स्क्वायर आ जाएगा 2gh, और देखो इसका स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा यहाँ पे u स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, u स्क्वायर
प्लस बी वाई स्क्वायर कितना है 2gh, इसका रूट ये हो जाएगा, देखो यू स्क्वायर है 225, 15 का स्क्वायर 225, तो जी का वैल्यू 9.8 ले लो इनटू, अब देखो हाइट कितना है यहाँ पे 490, हाइट है यहाँ पे 490, तो ये क्या आ जाएगा देखो 225 प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 98 इंटू 98 आ जाएगा इसमें, तो को ये जो 10 है इसको 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 98, और 2 को जब 49 से मल्टीप्लाई किया तो 98, तो 225 प्लस 98 स्क्वायर, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो ये जो भी रूट है वो 98 से तो ज्यादा ही है, ठीक है, ये जो रूट है वो 98 से तो ज्यादा ही है, लेकिन 98 से बहुत बहुत ही कम ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है वो 99 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बैट्समैन हिट बॉल फ्रॉम द लेवल ग्राउंड विद स्पीड दिस 30 डिग्री, हाउ फार फ्रॉम द बैट्समैन डज द बॉल लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे 28 मीटर पर सेकंड से बॉल को थ्रो कर रहा है, तो इनिशियल स्पीड आपको दिया है और ये एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन्टल, तो फिर बोला है कि ये कितने डिस्टेंस पे लैंड करेगा, तो फर्स्ट टाइम किधर लैंड करेगा, तो फर्स्ट टाइम जो लैंड करेगा वो आएगा r इक्वल टू u स्क्वायर sin 2θ बाय g, रेंज का फॉर्मूला होता है, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका 28 into 28 और sin 60 अपॉन 10, 28 into 28 और ये रूट 3/2 अपॉन 10, इस तरह से हो जाएगा रेंज। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला था पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी देखो प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के आपने वैल्यू वगैरह देखा होगा, म्यू के वीएस का 0.3 0.2 इस तरह से वो भी स्केलर है, तो इसमें जो वेक्टर क्वांटिटी है ओनली इंपल्स है। इंपल्स कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, देखो इंपल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, तो ये मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम क्या होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, तो देखो दो वेक्टर है, फाइनल मोमेंटम भी एक वेक्टर होगा, इनिशियल मोमेंटम भी एक वेक्टर होगा, तो दो वेक्टर का डिफरेंस भी क्या होता है एक वेक्टर, तो इसलिए इंपल्स क्या होगा वेक्टर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो इन ओपन ग्राउंड motorist follow the truck that turns to hit to his left by an angle 60 degree after every 500 meters। उसके बाद लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम गिवन टर्न काउंटेड एज 1, तो जिस मतलब आपको 1 जो काउंट है वो स्टार्टिंग पोजीशन से ले लेना है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो वहां पे काउंट 1 हो गया, उसके बाद में जो टर्न आएगा वो सेकंड टर्न होगा, उसके बाद जो टर्न आएगा वो थर्ड टर्न होगा। तो देखो यहाँ पे ऐसा लेते हैं, लेट्स से ये जो मोटरिस्ट है वो यहाँ से एक है 60 डिग्री की, यहाँ से 60 डिग्री पे 500 मीटर लिया है, देखो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से तो ये टर्न था फर्स्ट,
मतलब जहां से स्टार्ट करें उसको फर्स्ट टर्न लेना है। तो यहाँ से इसने स्टार्ट किया, फिर अभी वो अच्छा लेफ्ट टर्न मारते हैं, तो लेफ्ट टर्न के लिए अपने को इस तरह से लेना होगा। देखो यहाँ पे स्टार्ट किया उसने और इस तरह से मूव किया है, तो ये है 500 मीटर, ये 500 मीटर है। और देखो लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल से 60 एंगल पे मूव किया इसने, तो ये हो गया 1 काउंट हो गया यहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट होता है उसी से। अब देखो उसके बाद में ये जो ओरिजिनल इसकी लाइन है, ये ओरिजिनल लाइन से लेफ्ट डायरेक्शन में 60 टर्न मारता है। तो देखो लेफ्ट डायरेक्शन में अगर 60 टर्न मारेगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा फिर, तो ये 500 मीटर फिर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता है। अब ये जो डायरेक्शन है इससे फिर से ये 60 डिग्री लेफ्ट में टर्न मारता है, तो 60 डिग्री लेफ्ट में टर्न मारेगा तो फिर ऐसे आ जाएगा, तो ये 500 मीटर। और देखो अब आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटर इज फ्रॉम द फोर्थ टर्न एट द फोर्थ टर्न। तो जब ये फर्स्ट टर्न जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेकंड टर्न यहाँ हो गया, थर्ड टर्न यहाँ हो गया, ये है फोर्थ टर्न, ये है फोर्थ टर्न। एट द फोर्थ टर्न आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इसको कैसे निकालना है। अब ये है आपके पास में 500 मीटर, तो ये 500 मीटर का एक ये कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, 500 मीटर का ये कंपोनेंट आएगा, तो 500 cos 60। फिर देखो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये एच डी यहाँ पे आ गया था, तो ये आ गया 500 मीटर। फिर उसके बाद में देखो ये जो 500 है यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ पे एंगल 60 है, तो ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री, इस 500 का cos आ जाएगा यहाँ पे, तो ये अगेन 500 cos 60, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 500 cos 60। तो देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 500 cos 60 प्लस 500 प्लस 500 cos 60, तो 500 cos 60 कितना है 500/2 प्लस 500/2, ये आ गया 1000 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1000 मीटर। उसके बाद में 12 क्वेश्चन, मैन कैन स्विम विद स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, क्रॉस द रिवर 1 किलोमीटर वाइड विथ फ्लो स्टडी 3 किलोमीटर पर आवर, if he makes strokes normal to the river current, how far down the river does he go when he reaches the other bank? देखो यहाँ पे he makes his strokes normal to the river, तो वो अपना जो वेलोसिटी है वो ये डायरेक्शन में रखता है, स्विमर का वेलोसिटी है 4, और उसको रिवर का जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है वो ये डायरेक्शन देगा, वी आर इक्वल टू 3 kmph। 3 kmph उसको इधर मिल जाएगा और ये 4 kmph है। ठीक है, अब आपको बोला कि बताओ इसका ड्रिफ्ट कितना होगा, और ये जो रिवर है वो 1 किलोमीटर वाइड है, ये जो विड्थ है इसका वो 1 किलोमीटर है। देखो ये जो रिवर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, देखो एम नेट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर क्या है 4 इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द रिवर एंड 3 इन डायरेक्शन ऑफ द रिवर। तो ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कंपोनेंट है ना, दिस कंपोनेंट इज रिस्पांसिबल टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम यहाँ पे ये डिसाइड करेगा, तो इसको रिवर को क्रॉस करने का जो टाइम होगा ना वो क्या होगा W/VS, 1/4, 1/4 आर आ जाएगा ये, तो इसको 1/4 आर में ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। अब देखो ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा, तो इसको वैसे तो आइडियली यहाँ पे जाना चाहिए था, पर ये इस 3 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी की वजह से ये यहाँ पे पहुंचेगा, और ये हो जाएगा ड्रिफ्ट। और ये ड्रिफ्ट कितना हो जाएगा, देखो ये ड्रिफ्ट किस वजह से आ रहा है, ये रिवर के वेलोसिटी की वजह से,
तो इस ड्रिफ्ट को हम लिख सकते हैं रिवर वेलोसिटी, या फिर जो देखो स्विमर के पास में रिवर के डायरेक्शन, रिवर फ्लो के डायरेक्शन में ओनली रिवर का ही वेलोसिटी है, तो इसलिए वो वी आर इंटू टाइम हो जाएगा 3। तो वी आर है 3 और ये है 1/4, तो ये आ जाएगा 3/4 किलोमीटर। तो 3/4 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 750 मीटर। 3/4 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 750 मीटर। उसके बाद में देखो सीलिंग ऑफ द लॉन्ग पोल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट ए पोल थ्रोन विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड कैन गो विदाउट हिटिंग द स्लिंग। तो देखो इसमें ये सीलिंग है और इसका जो हाइट है यहाँ से 25 मीटर है। ये सीलिंग का हाइट है 25 मीटर और स्पीड अपने को दिया है 40 मीटर पर सेकंड। स्पीड दिया है 40 मीटर पर सेकंड। तो देखो आपको यहाँ पे मैक्सिमम रेंज पूछा है, तो वैसे तो आपको पता है कि रेंज मैक्सिमम कब आती है, जब एंगल 45 होगा। रेंज मैक्सिमम कब आएगी, यहाँ से अपने को प्रोजेक्ट करना है, यहाँ से प्रोजेक्ट करना है और रेंज मैक्सिमम आएगी 45 एंगल पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सीलिंग को टच नहीं होना चाहिए, और 45 डिग्री पे अपने को चेक करना पड़ेगा कि ये जो जिस एंगल पे रेंज मैक्सिमम आ रहा था वो 45 डिग्री था, तो इस 45 डिग्री पे अपने को पहले मैक्सिमम हाइट चेक करना पड़ेगा कि वो जो मैक्सिमम हाइट है वो सीलिंग की हाइट से क्या होना चाहिए, कम। तो एक बार वो एच हम चेक करते हैं, तो आता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो देखो थीटा का 45 लेते हैं हम, तो u स्क्वायर कितना है 40 into 40 और sin स्क्वायर थीटा sin 45 1/√2 स्क्वायर आ गया तो 1/2 और ये 2 into 20। तो देखो ये कितना आ रहा है, सॉरी इसमें 2 नहीं आया, अभी u स्क्वायर मैक्सिमम हाइट है ना ये। तो देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट आता है वो क्या, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो u स्क्वायर 40 into 40 और sin थीटा कितना लिख रहे हैं हम लोग 45, और मैक्सिमम रेंज जो पॉसिबल हो सकता है किसी में भी वो चेक कर रहे हैं कि वो रेंज यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं। थीटा 45 हो जाए तो उसमें अपने को h चेक करना पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा आ गया 1/2 और 2g, तो 2 into 10 ये कितना आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा, यार 40 मीटर। मतलब क्या हुआ कि अगर आप 45 डिग्री पे इसको प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें रेंज तो मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसको ऊपर क्रॉस करके फिर आएगा ये रेंज। ये जो सीलिंग है ना, इसको क्रॉस करने के बाद में ये रेंज मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो अपने को इसको सीलिंग को तो क्रॉस करवाना ही नहीं है, सीलिंग को थोड़ी क्रॉस कर पाएगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, एंगल है वो 45 से कम रखना पड़ेगा। और एंगल अगर जैसे ही तुम 45 से कम करोगे तो रेंज क्या होगा, कम। तो एंगल 45 से कितना कम करना है, देखो रेंज है वो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई 3। तो रेंज sin थीटा पे डिपेंड करती है, थीटा में जितना कम करोगे उतना रेंज कम हो जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए कि रेंज मैक्सिमम आना चाहिए सीलिंग के साथ में, तो वो अपने को एंगल पे इस तरह से रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये जस्ट ऐसे इसको सीलिंग को टच करके ऐसे आ जाए, ठीक है। तो उस केस में ये वाला जो रेंज है वो अपने को निकालना है और यही मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। ये जो रेंज है ये वाला रेंज अपने को निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये थीटा निकालो यहाँ पे, ये थीटा था 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे तो ऊपर चला जा रहा है वो। तो देखो ये थीटा निकालोगे, तो इस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैक्सिमम हाइट को पहले 25 के इक्वेट करो, या फिर हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि देखो u बाई स्क्वायर मैक्सिमम हाइट को 25 के इक्वल कर लो, तो u स्क्वायर 40 into 40 हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे h को 25 के इक्वल कर रहे हैं, तो u स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इसको करना है 25 के इक्वल। तो देखो भी ये साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से
25/80 आ जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया 5/16। साइन स्क्वायर थीटा आ गया 5/16। तो यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा √5/4। तो देखो साइन थीटा √5/4 है, तो हम साइन थीटा cos थीटा निकाल सकते हैं, ये थीटा है और साइन थीटा क्या होता है √5/4 ऐसे है। तो फिर ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 5, तो ये हो जाएगा √11। तो ये एंगल पे cos थीटा कितना हो जाएगा √11/4। ठीक है। तो देखो अब रेंज निकाल रहे हैं, तो रेंज में देखो साइन 2 थीटा है तो इसको क्या लिख दो 2 sin थीटा cos थीटा। तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई g। तो u स्क्वायर 40 × 40 और 2 sin थीटा को √5/4 और cos थीटा को √11/4 अपॉन g आ गया 10। तो यहाँ पे हम रेंज निकाल देते हैं, ये मैक्सिमम रेंज पॉसिबल है सीलिंग के साथ में। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेटर कैन थ्रो ए बॉल टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। तो देखो आपको मैक्सिमम रेंज दिया हुआ है यहाँ पे, आर मैक्स कितना है 100। तो देखो जब वो आता तब है 45 डिग्री, जब वो यू ऐसे थ्रो करेगा ना तो ये मैक्सिमम रेंज आ रहा है उसका, ये आर मैक्स आया है 100 मीटर। देखो ये आर मैक्स क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी इक्वल टू 100। यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया 100 जी। अब आपको बोला कि हाउ मच हाई अबाउट द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल। अब देखो अगर उसको सिर्फ ऊपर ही फेंकना है तो वो क्या करेगा, फिर वो 45 पे नहीं फेंकेगा, उसके बाद उसको कैसे फेंकेगा 90 डिग्री पे। तो यू एंगल के साथ में और ये थीटा कितना होगा आपके पास 90 डिग्री। तो ये जो एच आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जो 2g होता है, तो यू स्क्वायर बाई 2g। थीटा कितना है 90 डिग्री पे, और 90 के लिए हाइट कितना चाहिए मैक्सिमम चाहिए, तो यू स्क्वायर है 100g अपॉन 2g। तो ये आ जाएगा 50 मीटर। तो वो सीधा अगर 90 डिग्री पे थ्रो करेगा उसको तो 50 मीटर हाइट तक उसको